नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। खास मुलाकात में आज हम खास चर्चा करेंगे मोनिका मनमोहन शाह भट्टी जी से। मोनिका मनमोहन शाह भट्टी जी कुछ दिन पहले अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं और अभी कुछ दिन पहले बीजेपी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है और पार्टी ने उनको अमरवाड़ा से टिकट दिया है। तो आज हम इनसे खास चर्चा करेंगे। चलिए शुरू कर ये भी आपको पहले बता दें कि टिकट मिलने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू मोनिका जी स्वदेश न्यूज चैनल को दे रही है। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। मोनिका जी, कुछ दिन पहले आप बीजेपी पार्टी आपने ज्वाइन की है और पार्टी ने आपको टिकट दिया है। हाँ जी। इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या है क्षेत्र की जनता को और आपके अमरवाड़ा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगी? अमरवाड़ा की जनता और भाजपा के सभी पदाधिकारी और हमारे अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के भी सभी पदाधिकारी लोगों ने मिलकर ये तय किया था कि हम लोग संयुक्त रूप से अमरवाड़ा से एक प्रत्याशी उतारेंगे, जिसमें इन लोग ने मेरा नाम दिया। वहाँ की लोकली कमेटी ने तय किया था और इन लोगों ने यहाँ से नाम मेरा प्रस्तावित किया और माननीय शिवराज सिंह चौहान और अशोक यादव जी, बीडी शर्मा जी और जिले के अध्यक्ष बंटी साहू जी और नितिन तिवारी भैया, एक जो लगातार 6 महीने से वो मुझे इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे थे, और उनके अलावा बहुत सारे सहयोगी हैं जिन लोगों की सहायता से बोलना चाहूँ या सहयोग से बोलना चाहूँ, इन लोगों ने बात रखी। और जब से ये माहौल आया, जब से टिकट की जब बातें पता चली, तो एक तरीके का माहौल बदल चुका है अमरवाड़ा क्षेत्र में। लोगों को एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि हाँ, इस बार हम लोग अमरवाड़ा विधानसभा सीट जीत सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 बार से कांग्रेस का राज रहा है वहाँ पे और कांग्रेस के विधायक से लगभग अमरवाड़ा के लोग नाखुश रहे हैं। तो अभी लोग मुझ में एक शिक्षित लड़की, और वो भी मनमोहन शाह भट्टी की लड़की, जो कि मेरे पिताजी लगभग 20 वर्ष से वहाँ पे कार्यरत थे उस क्षेत्र में, तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। अभी खुशी का माहौल है वहाँ पे। जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता क्या होंगी? कुछ आपने सोचा होगा जब आप चुनावी मैदान में जाएंगी, तो क्या कुछ खास वादे करेंगी? क्योंकि आप देख रही होंगी वहाँ पर जनता क्या कुछ चाहती है इस वक्त, क्या आपसे उम्मीद करती हैं, और अगर आप जीत जाती हैं उसके बाद क्या प्राथमिकताएं होंगी अमरवाड़ा को लेकर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं इससे पहले जब मैं पिताजी की पार्टी संभाल रही थी अपने, तो मैं एक गोंडवाना आंदोलन से जुड़ी हुई थी। गोंडवाना आंदोलन बेसिकली ये है कि गोंडवाना में रहने वाले लोग, गोंडवाना का अर्थ एक राज्य से था, जिसमें मध्य प्रदेश में पहले जो लोग रहते थे ज़्यादातर आदिवासी ट्राइबल समाज से लोग बिलोंग करते, जिसमें काफ़ी राजा रानियाँ रहे हैं और महल इटारे रहे हैं पहले। तो पापा जी की मेरी हमेशा ही डिमांड रही थी गोंडवाना राज्य की। तो मैं इस गोंडवाना आंदोलन में रही हूँ, जहाँ पर मैंने लगातार आदिवासियों के लिए जल जंगल ज़मीन की लड़ाई और हमारी धर्म संस्कृति की लड़ाई मैंने लगातार लड़ी है इन 3 सालों में। और ऐसा नहीं है, अभी भी अगर मैंने पार्टी चेंज की है अब ये तो खैर इस बारे में आगे चर्चा करूंगी, लेकिन मेरा मेन मकसद यही है कि मेरा आंदोलन तो कंटिन्यू ही रहेगा ये, लेकिन साथ ही क्षेत्र में सबसे पहले अभी डिमांड, अभी मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ तो मेरी डिमांड यह है कि सिंगोड़ी हमारा एक क्षेत्र है, वहाँ पे कॉलेज की व्यवस्था नहीं हो पाई है अभी तक, तो सबसे पहला मेरा काम है वहाँ पे एक कॉलेज की व्यवस्था करना। और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं वहाँ पे, तो मेडिकल सुविधाएं और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर पहुँच नहीं पाए। तो मेरी प्राथमिकता पहले ये सभी रहेंगे। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी, क्या कारण था कि आपने पार्टी छोड़ी? आपने मेरे पिताजी के जाने के बाद, मेरे पिताजी 2 अगस्त 2020 में गुजरे थे, तो मेरे पिताजी के जाने के बाद जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो छिंदवाड़ा जिले में, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले से ही हूँ, तो छिंदवाड़ा जिले में पिताजी के द्वारा उस वक्त एक जिला अध्यक्ष बनाया गया था। तो उस जिला अध्यक्ष द्वारा लगातार एक टीम के साथ 12-15 लोग की एक टीम के साथ मिलकर लोग लगातार निर्वाचन आयोग में मेरे खिलाफ शिकायतें करना या लगातार पार्टी छीनने का काम करना, ये लगातार इन लोग 3 साल से कर रहे थे और बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मुझे परेशान किया। कुछ 12-15 लोगों की टीम थी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी 15 साल से इलेक्शन लड़ रहे थे अमरवाड़ा से और वो जीत भी नहीं पा रहे थे। कुछ वोट से, कहीं एक बार 500 के वोट के अंतर से हारे, एक बार 5-6 हज़ार के वोट के अंतर से हारे, अभी लास्ट टाइम 2018 में पापा 10,000 वोट के अंतर से हारे। तो मुझे कुछ कारण समझ में आए। मेरे पिताजी के उस समय गोंडवाना पार्टी से लगातार लड़े हैं वो, और एक बार विधायक भी रहे 2003 से 2008 के बीच में। तो उस वक्त पिताजी की लड़ाई कांग्रेस और भाजपा से रहती थी
बट उस समय पापा एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे क्योंकि दरअसल में उनकी असली लड़ाई उस समय इन्हीं लोगों के साथ थी, जो पापा शायद उस वक्त नहीं समझ पाए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो पापा मतलब इन लोगों की पहचान परख नहीं कर पाए, जो आज ही पिताजी के जाने के बाद भी लगातार उन लोग मेरा विरोध करना, और मुझे किसी न किसी तरीके से उन लोग ने पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रच के रखा था कि मैं उन लोग मुझे कुछ इस तरीके से परेशान करे कि बस मैं कैसे भी करके ये आंदोलन और ये मैदान छोड़ के भागूं करके। और मतलब ऐसा था कि हाँ, मैंने एक पल के लिए मैंने तय भी कर चुकी थी कि अब मेरे को इतनी मानसिक प्रताड़ना नहीं झेलनी है, तो मैंने डिसाइड कर लिया था। बट उस वक्त फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने ऐसा कुछ कर लेती हूँ, फैसले ले लेती हूँ, तो फिर मेरे पिताजी का 20 साल का जो संघर्ष था वो, और साथ में पिताजी के जाने के बाद मैंने जो 3 साल का संघर्ष किया, तो वो बर्बाद जाएगा। तो फिर मुझे भाजपा की तरफ से, जो चूंकि मैंने 3 साल लगातार संघर्ष किए, तो मुझे भाजपा की तरफ से ये प्रस्ताव मिला, ये मौका मिला, तो मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करूंगी। मौका तो आपको मुझे लगता है शायद दूसरी पार्टी की तरफ से मिला होगा आपको, आपके पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे, तो बीजेपी क्यों आपने चुना है? क्या खास वजह रही कि आपको लगा कि जो आप करना चाहती हैं वो बीजेपी पार्टी में जाकर आप कर सकती हैं? क्या खास वजह रही? देखिए, ऐसा नहीं है, और मैं खुद भी प्रभावित रही हूँ भाजपा पार्टी से। उनकी इतनी सारी योजनाएं आज आप देख लो कि आखिरी पंक्ति के खड़े इंसान तक उनका लाभ पहुंच रहा है। मोदी जी का हो जाए चाहे शिवराज जी का हो जाए, इनकी इतनी सारी योजनाएं हो गई है, लाडली बहन योजनाएं हो गई, और लाडली लक्ष्मी हो गई, और भी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजनाएं, आयुष्मान, मतलब हर एक गरीब भी परिवार को जो मेडिकल सुविधाएं दी जा रही, 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहां पर, और देखा जाए तो केंद्र में ही भाजपा की सरकार है, प्रदेश में ही भाजपा की सरकार है, और लोग प्रभावित बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा महिला वर्ग की ज़्यादा महिलाएं, सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं लोग प्रभावित है। तो मैंने इसको देखते हुए कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ ही जुड़ के काम करूँ। जब से आपको टिकट मिला अमरवाड़ा से, वहां पर कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सनातन विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कहती आई है कि जो विपक्षी पार्टी वो सनातन विरोधी है। लेकिन अमरवाड़ा में कुछ लोग लगातार विरोध कर रहे हैं आपको टिकट देने का, और वो आपको सनातन विरोधी कह रहे हैं। नहीं, ये बस एक तरीके से षड्यंत्र है पूरी तरीके से। एक देखा जाए तो मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले पापा के ऊपर भी यही आरोप लगाए थे, और अभी भी मुझ में ये इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मैं देखूं, विपक्षी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस रही है, और वो लगातार ये आरोप लगाती रही कि जो बीजेपी है वो आदिवासी विरोधी रही है, और लगातार तमाम जो आरोप लगाते रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे या दूसरे आरोप लगाते रहे, इसको लेकर आपके भी जब आप जाएंगे तो आपके सामने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट खड़े होंगे, तो कैसे आप उनका मुकाबला करेंगे और क्या कुछ रणनीति है आपकी? नहीं, देखिए, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ तो मैं धरातल से जुड़ के काम करने वाली हूँ। मैंने कभी इस चीज़ में कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया कि कौन किस पे ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं, कौन किस पे कर रहे हैं। मैं ज़मीन से जुड़, पिताजी के जाने के बाद मेरा एक ही मकसद रह गया था, बस मुझे अमरवाड़ा विधानसभा जीतना है करके। और पिताजी का मेरा यही था कि असली विरासत मेरे पिताजी की अमरवाड़ा विधानसभा है। आज कुछ लोगों द्वारा ये सवाल मेरे ऊपर उठाए जाते हैं कि मैंने पिताजी का मान नहीं रखा, अपना बहुत सारी ईमान जैसी चीज़ें आ जाती है कि पिताजी के सपनों को, बट ये शायद लोगों को नहीं पता है कि असली जो विरासत है मेरे पिताजी की, वो अमरवाड़ा विधानसभा ही है, जिसके लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन उस चीज़ में लगा दिया। तो मेरा काम पहले मेरी विधानसभा को संभालना, और रही कांग्रेस की टीका टिप्पणियों से, तो मैं ज़्यादा उन चीज़ों से वाकिफ नहीं हूँ। अच्छा, हम आपके व्यक्तिगत जिंदगी से और राजनीतिक जिंदगी तक जाएं तो कैसे आप उसमें याद करते हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी यादें रहती हैं जिसको हम याद करते हैं, और बहुत सारी खुशनुमा यादें होती हैं, कुछ ऐसी यादें भी होती हैं थोड़ा सा हमको पीड़ा देती हैं। तो व्यक्तिगत जिंदगी से लेके राजनीतिक जिंदगी तक कैसे आप देखते हैं उन यादों को आप? जब मेरे पिताजी गुजरे, तब उससे पहले मेरा एक साधारण जीवन था, एक हंसती खेलती लड़की की तरह। और मैं काफ़ी जिम में मेरा काफ़ी अनुभव रहा है। मैं एक ट्रेनर की तरह एक वर्क किया है मैंने इसमें। पिताजी के जाने के बाद अचानक से मैंने पिताजी का पदभार संभाला। पदभार संभालने के साथ साथ जब भी लोगों के बीच में गई हूँ, उन्होंने हमेशा मुझ में मेरे पिताजी को देखा है और भरपूर प्यार दिया है। मतलब उस चीज़ की कोई कमी नहीं है कि अगर मैं किसी क्षेत्र में चले जाऊं, उन लोग ने हमेशा मुझे यही समझा कि हमारे बीच में, मतलब सभी लोग मेरे पिताजी को भैया जी कहते थे। सब लोग मुझे, कई लोग के मुंह से धोखे से भैया जी भी निकल जाता है मेरे लिए। तो हमेशा उन लोगों ने बहुत मेरे को किया है। अभी भी ऐसा है कि उन्हें, आप ये समझिए कि मुझे एकदम जैसे पिताजी ने रखा था, एकदम पलकों में बैठाल के रखा सभी समाज वालों ने। बट उसके साथ साथ
कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। और इन 3 सालों का मतलब ये मेरे जीवन के जो मैं अगर इन 3 साल की तुलना करूँ तो पूरे जीवन से करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर कठिन मेरे लिए जो पल थे वो मेरे 3 साल के थे, जहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों द्वारा डराया धमकाया गया, उंगली दिखा के बात की कि हम जैसा बोलेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। इवन कुछ लोग भोपाल में मेरे कार्यालय में घुस के मुझे जान से मारने की धमकी दी दारू पीकर कि आप हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी जैसे कि अभी मैंने भाजपा रिसेंटली ज्वाइन किया तो अभी उस वक्त अभी भी मेरी विधानसभा में कुछ हमारे ही आंदोलन के लोग द्वारा मोनिका मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। बट ये वही लोग थे जिन्होंने पापा को भी आगे बढ़ने नहीं दिया। और अभी भी जब मैं इसमें हूँ तब और यही वो व्यक्ति थे जो 2 साल पहले भी पिताजी के मुर्दाबाद के नारे लगा चुके हैं इन लोगों ने, मेरे ही पिताजी के, जो आज उन लोग का ये लग रहा है कि मैं इस आंदोलन को छोड़ के चली गई हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने पार्टी ज्वाइन किया ताकि आंदोलन मजबूत रहे। हम लोग 20 साल से आंदोलन चल रहा है, लेकिन जीत के कोई विधानसभा लोकसभा नहीं पहुंच पा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई विधानसभा लोकसभा पहुंचता है तो ही वहां पे हम अपने मुद्दे रख सकते हैं। अगर हम जिंदगी भर यूं ही आंदोलन करते रहेंगे तो विधानसभा लोकसभा कौन पहुंच पाएगा? किसी ना किसी को निर्णय लेना पड़ेगा निकल के। जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तभी हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा हो पाएगी, हमारे आंदोलन की रक्षा हो पाएगी। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जहाँ आप कठिनाइयों की बात करें, कुछ पीड़ा की बात कर रहे हैं, तो ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसे हालातों से भी गुजरी हूँ कि मतलब मैं कुछ बयां भी नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी मुझे लगता है कि शायद मैं रो भी दूंगी अगर मैंने ज़्यादा चर्चा की तो। आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर आप क्या सोचते हैं कि अभी कहाँ पर क्या कुछ कमी है और उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है, और जैसे आप जीतेंगी उसके बाद फिर आप उन कामों को शुरू करेंगे आप? मैंने जब भाजपा ज्वाइन किया तो मुझे शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले यही कहा कि हमें आप जैसे लीडर की आवश्यकता है। मतलब आपके पिताजी के गुण आप में हैं और हमें ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो आदिवासी मुद्दों को उठाने का काम करे। तो मेरा यही है कि सबसे पहले जो आदिवासियों की जो लगातार जो हम लोग की जो लड़ाई चलती आई है उसको मैं उठाऊं, विधानसभा में उठाऊं अपनी बातों को। और मैं लगातार चूंकि मैं रही उस चीज़ में संघर्षरत, तो मुझे पता है कि हम लोग को कहाँ कहाँ पे कठिनाइयाँ आती, किन किन चीज़ों का हम लोग को सामना करना पड़ता है। और क्षेत्रीय जो विधायक है भी वहाँ के, वो एक तरीके से मैं देखा जाऊँ तो कुछ खास आदिवासियों के लिए उनके एक विचार नहीं है, एक सद्भावना नहीं है उनके लिए। और मेरे पिताजी ने जो किए हैं लगभग 20 साल से, तो वो एक तरीके से मेरे पिताजी ने पूरे क्षेत्र में विकास तो नहीं, जागरूकता का काम बहुत ज़्यादा किया। ट्राइबल्स सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जागरूकता का काम किया है। तो मेरे पिताजी ने जो काम करना था वो करके चले गए। मतलब जो आदिवासी समाज को जागरूक करना चाहते थे, अपने हक अधिकार लड़ना चाहते थे, वो सारी चीज़ें वो करके चले गए हैं। और आज भी जो मैं इस पोजीशन में बैठी हूँ मेरी पिताजी की ही देन है कि अगर मैं आज यहाँ पर अगर हक और अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ। और रही बात हमारे आदिवासी समाज के उत्थान की, तो ये वाला काम मैं ज़िंदगी भर करने वाली हूँ। कभी भी अगर कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, आज ऐसे बहुत सारे आरोप है कि भाजपा भी लगाए जाते हैं कि संविधान खत्म करने की बात को करते हैं, तो जब तक ये वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे नहीं तो ये सारी चीज़ें खत्म होने से रोकेगा कौन? तो हम लोग को वहाँ पहुँचना भी पड़ेगा उस चीज़ को। ये तो आपने कहा कि आदिवासी समाज के उत्थान की बात की आपने, अब एक महिला भी हैं आप। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल। हाँ, इसको लेकर आप कैसे देखती हैं बिल को लेकर? क्योंकि इसमें भी हालांकि तमाम विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रही है कि इसमें भी तमाम पेच है, लेकिन एज ए महिलाओं को देखते हुए आपको क्या लगता है प्रदेश में महिलाओं की स्थिति कैसी है? और जब आप चुनाव जीतेंगे उसके बाद आप महिलाओं को लेकर भी खास तौर से क्या काम करेंगे आप? हाँ, खासकर हमारे इंडिया में एक्चुअली, और ये बहुत ज़रूरी था, महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिए गए हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। बिकॉज इंडिया शुरू से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, तो इसको देखते हुए अगर हम देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि महिलाएं भी खुद बढ़ चढ़ के राजनीति में हो, चाहे हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जैसे कि मैं खुद इस चीज़ का शिकार रही हूँ, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और ये आरोप प्रत्यारोप, जैसे कुछ लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम भाजपा का इतिहास उठा के देखें तो हमारे छिंदवाड़ा जिले से अनुसुईया उइके जी निकली हैं, जो राज्यपाल है, शायद 3 बार या 4 बार राज्यपाल रह चुकी हैं। और अभी द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली राष्ट्रपति जी बनी हैं वो। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि भाजपा ने आदिवासी महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया तो है। हाँ, तो मैं इस चीज़ से काफ़ी खुश हूँ। और उसी समय ही मेरे ख्याल से मैंने 2 दिन पहले ही भाजपा ज्वाइन किया था और उसके तुरंत 2 दिन बाद ही मुझे खबर आती है। तो कहीं ना कहीं मुझे उस वक्त ये लगा कि मेरा ये फैसला बहुत अच्छा था।
अच्छा, टिकट को लेकर अक्सर बहुत सारे लोग आपसे सवाल भी करेंगे, विरोधी लोग तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने ऐसा क्या खास आपके अंदर देखा कि उनको लगा कि इनको टिकट देना चाहिए? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी थोड़ा बहुत सोच समझ के टिकट देती है, और आपने कुछ दिन पहले ही बीजेपी पार्टी आपने ज्वाइन की। जो आपके विरोधी हैं, जो टिकट देने का विरोध कर रहे हैं, आप उनको कैसे जवाब देंगे आप? एक्चुअली भाजपा ने मुझ में क्या देखा, मैं मनमोहन शाह भट्टी की बेटी हूँ, जो पिछले 20 से 25 सालों से ट्राइब